भरा नमस्कार। और ऐसे कि जैसे कि जीके की बहुत सारी बातें चल रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस आपको जीके के देता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनमें से हो सकता है, ये मैंने कलेक्शन किए हैं जहां से क्वेश्चंस किसी बुकलेट से मैंने उठाए हैं। क्योंकि भाई जीके तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने आपके लिए कर करके दिया हुआ है। इनके क्या आंसर्स होंगे और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस की जो बुकलेट है मैंने तैयार की है। और ये केवल मैं आपको, चूंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और आपको इसका बहुत ज़्यादा बखान नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, ये मेरा उद्देश्य है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे शिक्षक अभिरुचि से जुड़े हुए हों, चाहे हिंदी से जुड़े हुए हों, चाहे इंग्लिश से जुड़े हुए हों, पूरी बुकलेट मैंने कलेक्शन की है और ये क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जितने भी लोग मेरी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सब तक भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, या फिर जीके है, या फिर आपकी शिक्षक अभिरुचि है, या फिर हिंदी है, या फिर मतलब जो है समास है हिंदी में, आपका पर्यायवाची हो गए, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई, ये सब क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किए हैं। पूरी बुकलेट है मेरे पास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और आप इस जो केबीएस का एग्जाम होने वाला है, एमपीटेट का एग्जाम होने वाला है, इनमें ये जैसे रीजनिंग के भी पूरे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, तो ये सब क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और आपको कलेक्शन करके पहुंचाऊंगा, अपने बुकलेट पर डालूंगा ये क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनका डायरेक्ट मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस की बात आपसे करूंगा। जैसा कि इन क्वेश्चंस के आंसर भी लगाऊंगा आपको, और आंसर मैंने दे रखे हैं, आंसर भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इधर जाने की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको दिन प्रतिदिन आपको अच्छे क्वेश्चन से वाकिफ कराता रहूँगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एमएफ हुसैन एक हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अगर आप देख लो तो ये जीके का क्वेश्चन है। ये जीके है, आपकी भारत का इतिहास है, जहाँ से पुराना बहुत सारी जो इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये एमएफ हुसैन हैं एक। क्या थे एमएफ हुसैन? आप बता सकते हैं कि एमएफ हुसैन एक चित्रकार थे, है ना, चित्रकार। तो यहाँ पर एमएफ हुसैन आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पुरानी किताब से मैंने उठाया, इसलिए है एक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो धर्मनिरपेक्षता के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्ष जो था वो कौन था, ये आपको पता। इसका शासक का आंसर कौन सा मुगल शासक था, ये आपको पता रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अकबर को नाम दिया गया था कि अकबर जो था सभी धर्मों को समान समझता था। ये ऐसा दिया हुआ है किताबों में। मुझे जीके का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज रखी है, जिसको पढ़ा है, समझा है, उसके बाद मैंने इनको क्वेश्चंस को कलेक्शन करने की कोशिश की है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि समस्या ये थी उस समय कि एक्चुअल में उस समय जो थी ये मुस्लिम धर्म जो थे, जो जिसे बोला जाता है, जो लोग उनके बढ़ाते हैं आगे, मुस्लिम धर्म के जो गुरु टाइप के होते हैं, तो वो धर्म तत्वज्ञ जो होते हैं कि अक्सर उपेक्षा की जाती थी। तो इसलिए इनको जो है वो इस्लामी नहीं माना गया था, इस्लामी धर्म के अधीन नहीं माना गया था। तो यहाँ जो किताबों में आंसर दिया हुआ है, ये आप पहले जान लीजिए कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके तहत मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आ सकती हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब वास्को डिगामा जो है कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था? जब वास्को डिगामा आया, ये क्वेश्चन तीसरा वाला छूट रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, दो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 भी हो गया। 3 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आपका टिक है, इसमें ऑलरेडी टिक है 3 के आंसर। चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं, जब वास्को डिगामा कालीकट आया तब वहां पर किसका शासन था? तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो शासन था टीपू सुल्तान तो यहाँ पर शायद नहीं था, जहांगीर जमोरिन। तो मुझे जो टिक लगा हुआ है इसमें जमोरिन भी है, लेकिन जैसा कि मेरे पास भी नोट है कि ये जमोरिन का ही शासन था यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भाई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाऊंगा, इतिहास का बहुत बड़ा मर्मज्ञ नहीं हूँ, ना नॉलेज है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कहीं पर लगे आपको। लेकिन मेरा मकसद इस पेपर को देने का सिर्फ यही है कि आपको ये मैटर भी हमारे जो क्या कहते हैं ऐप है, अरोमा प्रतिभा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऐप है उस पर ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि ऐसा मैटर मैं अपने अरोमा प्रतिभा बैच पर दूंगा और ये बिल्कुल कॉमन कॉलम रहेगा। जनरल पेपर के सभी क्वेश्चंस डाल दूंगा उसके अंदर, और जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं वो सब लगाइएगा।
है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है, श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी में खजुराहो के मंदिर चंदेला राजाओं द्वारा बनाए गए, हाँ, है ना। और आपका होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो ऑप्शन मेरे पास में सही लगा हुआ है, वो ऑप्शन लगा हुआ है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास में ए टिक है। बाकी आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर आपको दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन लगे, तो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताता हूँ, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसमें कहाँ, ये आपको संघ परिनायक और धर्म, ये यहाँ पर बताता हूँ। फिर से दोबारा क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा ऑप्शन आप उसमें दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी एक नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो आंसर इसका टिक है वो यही सी वाला आंसर टिक है। यानी कि सिक्स्थ का ऑप्शन जो मेरे पास में टिक है वो सी है, कि किसी एक नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये कलेक्शन जो किया है, यहाँ से क्वेश्चंस मिक्सअप हैं। यानी सेवेंथ का जो मेरे पास में ऑप्शन लगा हुआ है, वो ये ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो ये भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये माना जाता था कि भारत में सूफियों की जो है कादरी पद्धति सबसे पहले शेख और नियामतुल्लाह के नाम यहाँ पर डिटेल में भी दे रखे हैं मेरे पास में, इन्हीं ने ही जो है वो अप्लाई की थी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और हो सकता है इनमें से कुछ एक आध क्वेश्चन आपका भला करके चले जाएं। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए और जरूर करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो फिर ये तो एक कथन मेरे पास में चौथा दिया हुआ है, दूसरा भी देख लेता हूँ। इसमें एक ऑप्शन शेख अहमद सरहदी इब्राहिम लोधी का समकालीन था, ऐसा तो शायद नहीं था, इसमें तो नोटिस नहीं दिया किया हुआ है। लेकिन दूसरा नोटिस शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये बात भी प्रूफ हो जाती है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये दोनों सही टिक हो रहे हैं। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा चौथा हमारे पास डी ऑप्शन में जा रहा है। तो यहाँ हम ये 9 यानी कि ऑप्शन आपका डी लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जा रहा था, उस समय ये क्वेश्चन आया भी था, और ये क्वेश्चन मैंने नोटिस भी किया है कि बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभी संधियों यानी कि इंट्रीगेस के बारे में बताया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे जो संधियाँ हुई होंगी उस समय उनके बारे में डिटेल में बताया गया रहा होगा। तो साइंस का विद्यार्थी होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल ना मुझे पता है, मैंने तो केवल एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। उसका कारण है कि मुझे इसकी जीके मेरी बहुत वीक है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। फौजी मेरा मकसद वही मैंने आपको बता दिया कि मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आखिरकार ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कलेक्शन करके दे पाऊंगा। उसके बाद देखिए, फैजी निम्नलिखित किसके दरबार में रहा था? फैजी किसके दरबार में रहा था? तो हुमायूं के दरबार में रहा था, दारा शिकोह के दरबार में रहा था,
और दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शाहजहाँ वो अलाउद्दीन खिलजी से पहले चले आइए और ऊपर आइए, देखिए बहादुर शाह जफर के जो है शासनकाल में था या उनके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। तो नाइन्थ का ऑप्शन जो था फैजी जो था बहुत फेमस था और अकबर के दरबार में ये था, जैसा कि मुझे इसमें मेरे पास में ऑप्शन नोट है। यहाँ पर मैं केवल एक पेपर आपको इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अलग आर्य विभाग स्थापित किया था। यलवन ने अपनी सेनाओं के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के याद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। तो ये 10th वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर मेरे पास में नोट है वो अलाउद्दीन खिलजी से पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया गया था। तो ये मेरे पास में आंसर टिक है। तो यहाँ पर ये वाला कथन जो है माना जा रहा है कि कथन सही है। यहाँ पर जो नोट मैं उसी हिसाब से बोल भी रहा हूँ, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, है ना। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे जो थल्ग था और बदकशा में एक मित्र शासक को लाना था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन आने की संभावना भी लग रही है और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। दोनों संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? अभियान में कौन सा क्या उद्देश्य था? तो वही उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से तटे बल्ख और बदकशों में एक मित्र शासक को लाना था। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, बदकशों में एक मित्र शासक को लाना था। ये चीज ध्यान देने वाली है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैं इस पर टिक कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में कबीर ने, जहां तक मुझे याद है, मेरे पास जो आंसर नोट है मैं उसको भी देख लेता हूं एक बार। इसमें कबीर टिक है और कबीर दास जी इसमें थे या नहीं थे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रामानंद का नाम है इसमें, कबीर बात हो सकता है किसी ने टिक किया हो जहां से मैंने कलेक्शन किया है। तो मेरे पास जो आंसर नोट है वो मैंने इसको करेक्ट करवाया है, रामानंद ने किया था। तो सबसे पहले रामानंद का नाम दिया, बाकी हालांकि कबीर पे भी टिक किया गया है। चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है, तो चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल में मनाया जाता है कि कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मिजोरम में मनाया जाता है। जो मेरे पास में आंसर नोट है मिजोरम में। यहाँ पर मुझे बताने में सिर्फ ये मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस कहाँ से लिए भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन सभी जितने भी हैं वो आपकी जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उस प्रतियोगिता दर्पण से कलेक्शन किया हुआ है ना। और जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उनसे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं मिल जाए तो उससे भी आप इन क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको बताना चाहूंगा कि कथन आपका दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा था। तो ये सत्य है, चलो कोई बात नहीं। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 14वें क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ये सेंटेंस यहाँ पर जो नोटिस है वो ठीक है और रीजन भी सही दिया है, तो ए और आर दोनों सही है। और ये जो है वो स्पष्टीकरण भी माना जा रहा है। ये हमारे पास में एक किताब थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पढ़ना है इनके बारे में समझना है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो जीके की रहती हैं, जो जिनमें आपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं। ऐसी किताब देखो ये दिया हुआ भी है, बीएड यहाँ प्रतियोगिता दर्पण बीएड 74 पेज पे है। तो ये मैंने यहाँ से कलेक्शन किया। यहाँ बताने में मुझे इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि भाई जहाँ से मैंने मैटर लिया है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस किताब को परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये किताब मिल जाती, बीएड में ये किताब यूज हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैंने ये आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद देख लीजिएगा ए और आर दोनों सही हैं। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर मेरे पास में नोट है वो जो है वो पाटलिपुत्र नोट है। तो यहाँ पर आप पाटलिपुत्र आंसर लगा लिए। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन डेमो के लिए आपके सामने रखे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको मेरा सकल चेहरा बीच में न फंसने पाए। ये
15वां क्वेश्चन हो गया, ये 14वां क्वेश्चन हो गया, ये आप किताब परचेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा इसका कोई एडवर्टाइजमेंट का ठेका नहीं मिला हुआ है, लेकिन हाँ, जिस जो किताब अच्छी होती है उसे अच्छा कहने में शायद मुझे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। ये मैंने प्रतियोगिता दर्पण से कलेक्शन किया है मैटर, और कुछ मैटर मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो भी मैंने कलेक्शन किया है और आप तक ये पूरा मैटर पहुंचाने के पर्पज से कलेक्शन किया है मैंने। जैसे कि अगर यूपी की डिटेल आपको कहीं कलेक्शन करनी है तो यूपी की डिटेल में जैसे ये क्वेश्चंस हैं, लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर बोला जाता है, बागों का शहर बोला जाता है, बनारस जो है घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी इनके नाम से है, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी, इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज बोला जाता है, गोरखपुर को गोरखधाम बोला जाता है, नाथ नगर बोला जाता है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे कलेक्शन मैंने किए सिर्फ आपके लिए। अगर यूपी का चाहिए तो यूपी के पेज का मटेरियल आपको मिल जाएगा, उत्तरांचल का है तो उत्तरांचल का चाहिए, भूगोल है, ये पूरी बुकलेट जो आती है प्रतियोगिता दर्पण की उससे मैंने कलेक्शन किया हुआ है। और ये मैंने किसी अपने स्टूडेंट के से ये कलेक्ट किए है और उसके थ्रू मैं आप तक ये सब मैटर पूरा जो है वो आपको भेजूंगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ बनारस से 10 किलोमीटर दूर में दिया था। जैसा कि आपकी जानकारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1957 पता है आपको, मेरठ में शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था ऐसे कहें। आनंद भवन कहाँ स्थित है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आनंद भवन इलाहाबाद में है। काशी विद्यापीठ पठन पाठन 1921 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। ऐसे अगर थोड़ी सी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिल जाएगा। तो जीके अगर आपको तैयार करनी है, चाहे वो यूपी की हो, चाहे उत्तरांचल की हो, चाहे आपकी ऑल ओवर इंडिया में भूगोल हो, इतिहास हो, या फिर हिंदी हो या इंग्लिश हो, ऐसे क्वेश्चंस का पूरा एक मैं जो कॉलम है अपना फोल्डर बना दूंगा, उस फोल्डर में डाल दूंगा। तो ना तो आपको देखो, जो भी इतिहास के टीचर है वो आपको इतना इतिहास में आपको पढ़ना नहीं कि आपको पीसीएस निकालना पड़े, आपको केवल टू द पॉइंट अगर आंसर मिल जाए और आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास में रीजनिंग क्वेश्चन भी करीब करीब मान के चलिए 200 रीजनिंग भी है सामूहिक, उसके बाद 200 क्वेश्चन हिंदी के भी मैंने मंगाए, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मंगाए हैं, और आपके जो शिक्षक अभिरुचि वाला होता वो भी मंगाया है, पेडोलॉजी के भी मैंने क्वेश्चंस मंगाए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं अपने ऐप पर अपलोड करूंगा इंग्लिश में, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, और साइंस के जनरल क्वेश्चंस भी मैंने करीब करीब 150 क्वेश्चन मंगाए हैं। तो ये लगभग मैंने पूरा कलेक्शन मंगाया है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, और वो आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपके साथ में बिल्कुल भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ मैं ये वीडियो आज डाल रहा हूं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको ये सूचित करना है कि हम आपको जनरल पेपर का भी मैटर अपलोड करेंगे, जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था। उनको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाऊँगा, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लेवल से बाहर की बात है। लेकिन हाँ, मैंने इन पेपर 10-15 क्वेश्चंस की मदद से आपको ये इंडिकेट जरूर किया है कि मैटर हम आपको देंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जितना भी आपका मैटर है जनरल पेपर का, इसके लिए आप कहीं नहीं जाना है, हमारे चैनल पर बने रहना है। हम आपको इसका मैटर अपने एरोमा ऐप पर देंगे। और अगर आप एरोमा ऐप से जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट लगता है, तो 9473702711 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर मैसेज दे सकते हैं, आपको पूरी डिटेल उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में केवीएस के जनरल पेपर की तैयारी करने वालों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपको नए से नया मैटर कलेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।